Hello aspirants, welcome to another session of Mains 450 series. Today's topic is extremely important. Okay, the most important topic I would say in present context, the Israel-Palestine issue. Okay, so in this session, I will be telling you throughout the whatever is the history of this Palestine territory, all right, which led to ultimate formation of state of Israel. Okay, next is the present conflict. What are the reasons for that? Next, its global ramification as well as with respect to India. And finally, what was India's stand since Israel came into existence? All right, so come on, let's start it. So, why it is in the news? The reason is on October 7, 2023, Hamas launched a massive rocket attack and infiltration in Israeli territory. All right, and not just that, it led to death of over 1,500 people as well as took more than 100 Israeli citizens as hostage. Clear? So now, what are the statement of Mr. Netanyahu? I have compiled it here. The retaliation will be massive and generations will remember it. So you can understand what is going on in Israel mind. Okay, how massive will be the retaliation? Or you can say the revenge will going to be. And the latest news says that there is complete siege of West Bank. अभी मैं ये सब आपको मैप पे दिखाऊंगा बताऊंगा क्या है. Okay, West Asia map will be changed forever. All these are words of Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel. All right. So come on, let's start with the map section first. सबसे पहले आप ये देखिए जरा, पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं. ओके, जो आप ब्लू कलर के रीजन में देख रहे हैं इट इज एग्जैक्टली दी इसराइल. ऑलराइट, और ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं दिस वन. ओके, दिस वन इज गाजा स्ट्रिप. यहाँ पर इजरायली सेटलमेंट इज जीरो बट 2.1 मिलियन पैलेस्टीनियंस आर देयर. राइट, दिस रीजन इज कॉल्ड एज वेस्ट बैंक. ओके, दिस रीजन इज कॉल्ड एज वेस्ट बैंक. और अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो मोस्टली यहाँ पर 2.7 मिलियन पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन रहती है बट एट द सेम टाइम more than 4.6 lakh Israeli settlements are also there. Right? And this is the main reason for the conflict कि अगर आप ये एरिया भी पैलेस्टीनियंस को देना चाहते हो बट इसराइल यहाँ पर इलीगली अपने सेटलमेंट्स बढ़ाते जा रहा है. राइट, इसलिए बार बार लड़ाइयाँ होती है और यहाँ पर बॉर्डर चेक्स आप और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देते हो पैलेस्टीनियंस के लिए इजरायली आर्मी. ये जो लोकेशन देख रहे हैं आप दिस इज जेरूसलम. ओके, दो पार्ट में डिवाइडेड है, वेस्ट जेरूसलम एंड ईस्ट जेरूसलम. वेस्ट जेरूसलम में इजरायली सेटलमेंट ज्यादा है जबकि ईस्टर्न जेरूसलम में पैलेस्टीनियन सेटलमेंट ज्यादा है. और इजराइल क्लेम करता है कि पूरा जेरूसलम हमारी कैपिटल होगा. राइट, जबकि पैलेस्टीन कहता है कि हमारा जब भी स्टेट बनेगा, जब भी हमारी कंट्री बनेगी तो ईस्ट जेरूसलम हमारी कैपिटल होगी. ओके, बट इजराइल ने धीरे धीरे अपना सेटलमेंट्स वहां पे बढ़ाया है. नाउ इट क्लेम होल ऑफ द जेरूसलम, नॉट जस्ट वेस्टर्न पार्ट. ऑलराइट, बाकी इजराइल की बात करें जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं तो 5.8 मिलियन जूइश सेटलमेंट्स हैं एंड 1.6 मिलियन पैलेस्टीनियंस भी रहते हैं इसमें. क्लियर? और अगर पॉपुलेशन देखेंगे जूइश इजराइलीज तो 6.8 मिलियन एंड पैलेस्टीनियंस उनकी भी 6.8 मिलियन. ऑलराइट, बट एरिया देखिए पैलेस्टीनियंस के पास काफी कम है. तो चलिए मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री ट्रेस करते हैं हम इसकी. सबसे पहले थोड़ी सी लोकेशंस और याद रख लेते हैं. ये जो रीजन आप देख रहे हैं दिस वन, ओके, ये है पूरा गोलन हाइट्स. ओके, जो सीरिया से छीन लिया था इसराइल ने ड्यूरिंग ए वॉर और आज तक रिटर्न नहीं किया है, इसको ऑक्यूपाई करके रखा जबकि यूएन भी कह चुका है गोलन हाइट आप रिटर्न कीजिए. इसराइल नहीं कर रहा है गोलन हाइट. ठीक है, दिस इज पोर्ट ऑफ हाइफा जो मेडिटेरियन सी में ओपन होता है एंड इसी पोर्ट को अडानी ग्रुप को दिया गया है. राइट, वो मैनेज कर रहा है इसको. दिस इन ब्लू कलर सी ऑफ गैलीली, ये यहां से पास हो रही है जॉर्डन रिवर. ओके, जो बॉर्डर बनाती है. और ये है आपका डेड सी. क्लियर? यहाँ पर वेस्ट बैंक में ये जो जगह है रामल्ला, ये है कैपिटल इनकी अभी के लिए फिलहाल. ऑलराइट, और ये है आपका गाजा स्ट्रिप. ठीक है, जहां पर कंट्रोल कर रहा है हमास.
ऑलराइट। और ये जो वेस्ट बैंक वाली टेरिटरी है, इस पे कंट्रोल करता है या रूल कर रहा है फतेह। ऑलराइट, ये आप कह लीजिए एक प्रॉपर एक पैलेस्टीन अथॉरिटी है। ओके, और यहाँ पर फतेह का रूल है, इधर हमास का है। और ये जो लेबनान है, यहाँ पे इसराइल ने एक बार अटैक किया था जब लेबनान इसराइली वॉर हुई थी, क्योंकि वो ये जो पैलेस्टीनियन पीएलओ बनी थी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको निकालना चाहते थे वहां से। ठीक है, तो लेबनान के साथ भी इनकी वॉर हुई है नॉर्दर्न रीजन में। ओके, और यहाँ पर एक ग्रुप एक्टिव होता है हिजबुल्ला। ठीक है, अगेन ए ग्रुप सपोर्टेड बाय ईरान। दिस इज ए शिया मिलिटेंट ग्रुप। ओके, हमास इज ए सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप। ऑलराइट, और अगर आप इनकी हमास की फंडिंग की बात करें तो इसको मोस्टली फंड दिए जाते हैं कतर और ईरान से। ठीक है, इसलिए इसराइल के रिलेशन इनके साथ कभी ज्यादा अच्छे रहते नहीं है। चलिए देखते हैं कहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था। पहले मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना। ठीक है, 1897 में एक जियोनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई थी। ठीक है, ज्यूइश कम्युनिटी के लिए। तो दे फॉर्म द वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, टू एस्केप द परसिक्यूशन। और यहाँ पर इन्होंने ये सोचा कि हम लोग अपना खुद का एक स्टेट बनाएंगे इस टेरिटरी में, जो कि इनका एंसेस्ट्रल होमलैंड हुआ करता था कभी। देखिए, ज्यूइश का परसिक्यूशन ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हुआ था हिटलर के द्वारा, कई बार हो चुका है। क्योंकि ये माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाने के लिए या सूली पर चढ़ाकर सजा देने में ज्यूइश कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल थी। तो ऐसा माना जाता है कि इनको ये अभिशाप है कि बार बार हिस्ट्री में आपका परसिक्यूशन होता रहेगा, ऐसी बिलीफ है। ऑलराइट, तो इस लैंड से फिर ये सब ओवर द हिस्ट्री सब इधर उधर माइग्रेट कर गए, बट 1897 के आसपास ये मूवमेंट फिर से रिवाइव होती है, जियोनिस्ट मूवमेंट। एंड यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमें अपना खुद का एक होमलैंड बनाना होगा, ज्यूइश स्टेट, और वो भी इसी जमीन पर बनाएंगे जो कि हमारी एंसेस्ट्रल लैंड हुआ करता था। ओके, दिस पैलेस्टीनियन रीजन। ओके, उसके बाद ये इस्लाम का राइज और फिर इस्लामिक इन्वेडर्स का सबका आना और फिर यहाँ पर इस्लाम का स्प्रेड होना। ठीक है, तो इनका होमलैंड छिन गया था इनसे, वर्ल्ड ओवर इधर उधर बिखर गए थे। बट इनकी फिर एक मूवमेंट स्टार्ट होती है, जियोनिस्ट मूवमेंट, और ये कहते हैं वी नीड आर ओन स्टेट। और फिर इन सब लोगों ने आना शुरू कर दिया इस पैलेस्टीनियन टेरिटरी में। और यहाँ पर इन लोगों ने अपने सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दिए, घर खरीदने लगे, जमीन खरीदने लगे, और इन लोगों ने अपने सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दिए थे जूइश ने यहाँ पर बाय 1897। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू, आपको पता है 1914 से 19 तक हमारी चलती है वर्ल्ड वॉर वन। राइट, और इसमें एक डिफीटिंग साइड पे कौन था? ऑटोमन एम्पायर, जिसका पूरा दबदबा चलता था इस एरिया में। जब ऑटोमन एम्पायर डिफीट हो गया तो इसकी टेरिटरीज डिवाइड कर ली गई बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। राइट, तो उसी तरीके से 1916 में एक सीक्रेट पैक्ट हुआ था, सीक्रेट, ओके, ओपनली नहीं, सीक्रेट, कि अगर ऑटोमन हार जाता है तो फिर हम लोग टेरिटरी किस हिसाब से डिवाइड करेंगे। इसे कहते हैं साइक पिकॉट एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। ओके, और इन लोगों ने सीक्रेटली डिसाइड कर लिया कि हम लोग डिवाइड कर लेंगे ऑटोमन एम्पायर को अगर टर्की हार जाता है इस वर्ल्ड वॉर वन में। ओके, और पैलेस्टीनियन चला गया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। यहाँ तक समझ में आई बात 1960 तक, कि ये जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी थी अभी आ गई है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में, ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया। 1917 में एक बाल्फोर डिक्लेरेशन किया जाता है बाय ब्रिटेन। यहां पर इसने पहली बार ऑफिशियल सपोर्ट किया कि यस, ज्यूइश पीपल मस्ट हैव ए होमलैंड इन पैलेस्टीन रीजन, 1917 में। ठीक है, यहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। बट अभी तक भी मूवमेंट ने इतनी मोमेंटम गैदर नहीं किया था। बट ये मोमेंटम गैदर होता है ड्यूरिंग नाजी रूल, जब हिटलर जर्मनी में ज्यूइश पीपल का हॉलोकॉस्ट करता है। क्या आपको पता है, गैस चैम्बर वगैरह में डाल के मारने लगा था। ठीक है, तब सभी ज्यूज ने ऑलमोस्ट पूरा यूरोप छोड़ के जाने लगे थे। क्यों? क्योंकि हिटलर जीतता जा रहा था ना सब जगह, उसने फ्रांस जीत लिया था, और एक जर्मनी पे सॉरी, फ्रांस वो जीत चुका था, स्पेन वो जीत चुका था, ओके, नेदरलैंड वो जीत चुका था। तो पूरे यूरोप में जहां जहां पोलैंड वगैरह जहां पे भी हिटलर जीत रहा था, वहां पे ज्यूइश पीपल का प्रोसिक्यूशन कर रहा था, क्योंकि उसका ये मानना था कि दीज वर दी मेन ट्रेटर्स जिनकी वजह से हम वर्ल्ड वॉर वन जर्मनी हारा था। ठीक है, तो वो इनको रिस्पॉन्सिबल मानता था। दूसरा, दीज वेयर दी मोस्ट एजुकेटेड पीपल, ठीक है, हाईली एजुकेटेड पीपल हैविंग दी बेस्ट एंड मोस्ट ऑफ द जॉब्स। ऑलराइट, तो पहले तो उसने ऑर्डर इशू किया था कि इनको सभी को गवर्नमेंट जॉब से निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद भी उसको उसकी आत्मा को चैन नहीं पड़ा, तो इट स्टार्टेड द परसिक्यूशन। ठीक है, दैट वी वांट टू वाइप आउट दीज ज्यूइश पीपल। ऑलराइट, और इस वजह से सभी ज्यूइश पीपल यूरोप को छोड़कर वापस से आने लगे अपने एंसेस्ट्रल होमलैंड दैट इज पैलेस्टीन।
और ब्रिटिश ने ऑलरेडी सपोर्ट दे दिया था। ब्रिटिश उस वक्त सबसे बड़ी पावर हुआ करता था, ठीक है। और 1970 में इन्होंने ऑफिशियल सपोर्ट दे दिया था कि यस, ज्यूइश पीपल शुड हैव ए होमलैंड इन पैलेस्टीन। तो 2040 में होलोकॉस्ट के बाद सभी ज्यूइश यूरोप से आकर यहाँ पर बसने लगे। अरब्स ने अपोज किया इस चीज को कि ये आप जो ज्यूज को रिलोकेट कर रहे हो यहाँ, वी आर नॉट हैप्पी विद दिस। नाउ सी व्हाट इज रिटन हियर। द जर्मन्स डिस्ट्रॉयड आवर फैमिलीज एंड होम्स, डोंट यू डिस्ट्रॉय आवर होप्स। जब ये जूइश पीपल आए थे यहाँ पर मेडिटेरियन सी से पैलेस्टीन टेरिटरी पर, ये आप शिप में देख सकते हैं, उस टाइम की फुटेज है। रीड द वर्ड्स, द जर्मन्स डिस्ट्रॉयड आवर फैमिलीज एंड होम्स, डोंट यू डिस्ट्रॉय आवर होप्स। ठीक है, तो जब ये आए थे तब इनका सिंपल सा था कि हमें थोड़ी सी जगह चाहिए कि हम भी यहाँ पर सेटल हो सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अच्छे से आए थे, प्यार मोहब्बत से आए थे कि हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए। ठीक है, तो ये बात हुई 1920-40 तक। अब 41 में आइए, यूएन में मैटर जाता है रेजोल्यूशन 181। यहाँ पर एक पार्टीशन प्लान बनाया जाता है कि इस टेरिटरी को दो स्टेट में डिवाइड कर दिया जाए। एक जूइश स्टेट बना दीजिए इजराइल, ओके, दूसरा एक अरब स्टेट बना दीजिए, दैट इज पैलेस्टीन। ठीक है, और ये जो जेरूसलम है, जो दोनों क्लेम करते हैं, क्योंकि इनका मानना है, मुस्लिम्स का मानना है कि शायद मोहम्मद यहीं से जन्नत की तरफ गए थे, राइट। और उसी तरीके से ये जूइश पीपल के लिए भी काफी होली सिटी मानी जाती है। तो दोनों क्लेम करते थे सिटी पर, तो यूएन ने डिसाइड किया कि इसको इंटरनेशनल सिटी माना जाएगा। ठीक है, इसकी अपनी खुद की एक गवर्निंग बॉडी होगी और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की प्रोटेक्शन में रहेगा। फिर क्या हुआ कि 14 मई 1948 को फाइनली इसराइल वाज बॉर्न, ओके, ड्यू टू दिस फ्रॉम दिस रेजोल्यूशन 181 ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। बट अरब्स ने एक्सेप्ट नहीं किया इसको कि हम नहीं मानते अभी भी कि इसराइल होना चाहिए यहाँ पर। तो अब क्या होगा, आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप ऑब्वियसली बात है आप इसराइल पे अटैक करोगे, आप वॉर करोगे। तो 48-49 में फर्स्ट वॉर होती है इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, ये 5 कंट्री एक तरफ और इसराइल एक तरफ। अब हुआ ये कि जितनी टेरिटरी यूएन ने डिसाइड की थी कि इतनी टेरिटरी हम दे देंगे ज्यूइश स्टेट इसराइल बनाने के लिए, ठीक है, और इसराइल ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। बट जब आपने उस पर अटैक किया, उसने आपको मारा, ठोका, और उसके बाद उसने जितनी टेरिटरी उनको दी गई थी उससे भी 50% ज्यादा टेरिटरी कैप्चर कर ली। 5 कंट्रीज को डिफीट किया और जितनी टेरिटरी उसको एलोकेट की गई थी यूएन द्वारा उससे भी 50% और ज्यादा उसने कैप्चर कर ली। वो आए थे प्यार मोहब्बत से रहने, बट आपने बेवजह उन पर एक वॉर इंपोज कर दी। और जब फाइट हुई तो, और देखिए, ब्रिटेन उसकी साइड हमेशा से था, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए ने बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया था ज्यूइश पीपल के सपोर्ट में। अगर मैं आज आपको बताऊं ना, चाहे वो नासा हो या चाहे यूएसए की जितनी भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में अचीवमेंट्स हैं, इट इज ऑल ड्यू टू दिस ज्यूइश पीपल, ओके। बिकॉज जब जर्मनी डिफीट हुआ तो ये ज्यूइश पीपल जो बच गए थे उनको यूएसए अपने साथ ले गया। द बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, द बेस्ट ब्रेन वर देयर, ओके। और आज भी अगर आप यूएसए में देखेंगे, हम कितना भी प्राउडली कह लें इंडियन कम्युनिटी अच्छा इन्फ्लुएंस रखती है यूएसए में, वो 1% भी नहीं है ज्यूइश कम्युनिटी के। ज्यूइश कम्युनिटी जो सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वहां पर अमेरिका में, जो एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखते हैं यूएसए गवर्नमेंट पर, ओके, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ज्यूस ओरिजिन के पीपल हैं, राइट। इसीलिए यूएसए इसराइल को हमेशा 100% अनकंडीशनल फुल फ्लैजेड सपोर्ट देता है, ओके, क्योंकि वहां की जो ज्यूइश कम्युनिटी वो बहुत डोमिनेटिंग है, सुपर रिच कम्युनिटी है यूएसए में, राइट। सो नाउ, सो इसने 50% ज्यादा टेरिटरी कैप्चर कर ली, ठीक है। गाजा स्ट्रिप जो थी, जो मैंने आपको ऊपर दिखाई, वो चली गई इजिप्ट के पास। वेस्ट बैंक प्लस जेरूसलम ये रह गया जॉर्डन के पास, ओके। और यहां से पैलेस्टीन रेफ्यूजी क्राइसिस की शुरुआत होती है, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी वॉर हुई थी 56 में। इसका रीजन था कि जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नासिर, उन्होंने स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था, जो कि पहले आता था ब्रिटिश और फ्रांस के प्रोटेक्शन में, ऑलराइट। और स्विस कैनाल आप कह सकते हो कि एक सबसे बड़ा चोक पॉइंट है वर्ल्ड ट्रेड के लिए। तो ब्रिटिश और फ्रांस ने, आप कह सकते हो, इनडायरेक्टली इसराइल को सपोर्ट किया कि जाओ लड़ो इजिप्ट से, ऑलराइट। तो ये एक छोटी सी वॉर हुई थी 56 में, बट डायरेक्टली इसराइल का कंसर्न नहीं था। नाउ इसके बाद हम आते हैं 1964 में। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम कहते हैं पीएलओ, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल अंडर लीडरशिप ऑफ यासिर अराफात। ये जो आप इंदिरा गांधी के साथ देख रहे हैं जिनको, ओके। कल भी मैंने इंडियन एक्सप्रेस के टाइम इनके बारे में बात की थी। 64 में पीएलओ का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि अब उसके पास एक वॉइस है इंटरनेशनल लेवल पर बात करने के लिए। 67 में दोबारा इन कंट्रीज को मस्ती चढ़ती है एंड दे अटैक द इसराइल, इजिप्ट, सीरिया एंड जॉर्डन, ओके। ये सारी बॉर्डर कंट्रीज, दिस इजिप्ट, ये इसका सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के अंडर में आता है। और ये जो रीजन है ना, ये वाली लाइन, ये है स्विस कैनाल,
ऑलराइट। तो ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का, ठीक है, ये इधर है जॉर्डन, बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर है सीरिया, ठीक है। तो ये वेस्ट बैंक इस वक्त जॉर्डन के पास था, दिस रीजन, जेरूसलम भी जॉर्डन के पास था। यहाँ पे आपका ये जो गाजा स्ट्रिप है छोटी सी, ठीक है, ये इजिप्ट के पास थी अभी तक के लिए, कोई अलग से दी नहीं गई थी पैलेस्टीन को, ठीक है। लेकिन ये वॉर होती है, अब इसराइल इस बार बुरी तरह से मारता है इनको, वो सिनाई पेनिनसुला भी छीन लेता है इजिप्ट से और गाजा स्ट्रिप भी ले लेता है, ठीक है। वेस्ट बैंक ले लेगा, ईस्टर्न जेरूसलम भी ले लेगा, गोलन हाइट सीरिया से ले लेगा, ओके, ये इधर वाला रीजन, ओके। तो वॉर के पहले की सिचुएशन ऐसी थी, एक सेकेंड, जो आप मैप पे देख पा रहे हैं, ठीक है। और वॉर के बाद की सिचुएशन क्या हो रही है? गोलन हाइट्स सीरिया से ले लिया, ठीक है, वेस्ट बैंक जॉर्डन से ले लिया, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट से ले लिया, यानी कि इसने और ज्यादा टेरिटरी कैप्चर किया। अब देखिए आप ब्लू कलर में जो देख रहे हैं ना, ये इसराइल की टेरिटरी इतनी एक्सपैंड कर गई, यहां तक इतना बड़ा हो गया था इसराइल, ठीक है, 67 वॉर के बाद। नो 1973 योम किप्पुर वॉर, ये उस टाइम को इनका कुछ फेस्टिवल था और उस टाइम पे इजरायली सोल्जर छुट्टी पे भी थे, तो सडनली इन लोगों ने अटैक किया था और इसराइल वाज इल प्रिपेयर्ड दिस टाइम, ओके, इट वाज रियली इल प्रिपेयर्ड, इट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। शायद उस टाइम रमजान का मंथ भी चल रहा था, तो उस वक्त एक्सपेक्ट नहीं किया था इसराइल ने कि इस वक्त अटैक हो सकता है, बट अटैक हुआ, ओके। क्योंकि इजिप्ट और सीरिया अपनी जो टेरिटरी लूज कर दी थी उन्होंने, सिनाई पेनिनसुला एंड ऑल दिस गोलन हाइट्स वगैरह, वो लोग इस टेरिटरी को वापस लेना चाहते थे। सो दिस वाज द रीजन कि उन्होंने 73 में दोबारा अटैक किया, ओके। बट इजिप्ट ये तो जानता था कि मैं जीत तो नहीं पाऊंगा इसराइल से, लेकिन मैं उसको इतना नुकसान पहुंचा दूं कि इसराइल मेरे साथ नेगोशिएशन करने पर मजबूर हो जाए, ओके। और एग्जैक्टली वैसा हुआ, नेगोशिएशन शुरू हुए फिर, ओके। और क्योंकि इल प्रिपेयर्ड थे आप, और मैंने कल आपको बताया था कि इजराइल की जनता अपने नेताओं को माफ नहीं करती अगर आप उनकी सिक्योरिटी को लेकर लापरवाही करते हो तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू का भी जाना तय है, चाहे इजराइल वॉर जीत जाए हार जाए, डजेंट मैटर, ही विल गो। नाउ यहाँ पर लिबरल पार्टी का डोमिनेंस चल रहा था सिंस द फॉर्मेशन ऑफ इजराइल, ओके, बट इसका पूरा डोमिनेंस खत्म हो गया इसके बाद, बिकॉज पीपल पनिश दिस पार्टी। नेक्स्ट 1979 में कैंप डेविड अकॉर्ड होता है बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल। शर्त क्या थी कि आप हमें सिनाई पेनिनसुला वापस लौटा दीजिए, बदले में वी विल गिव यू रिकग्निशन। नाउ इजिप्ट एक मुस्लिम स्टेट होने के बाद भी उसने फाइनली इसराइल को रिकग्नाइज किया दैट यस इसराइल इज ए स्टेट, और इसराइल ने ये सिनाई पेनिनसुला वापस लौटा दिया इजिप्ट को, ओके। बट अभी भी जो मेन इशू था पैलेस्टीनियन इशू एंड देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये अभी भी अनरिजॉल्व रहा, दिस वाज द प्रॉब्लम, ठीक है। इजिप्ट ने सिर्फ अपनी चीजें तो कर ली, बट जो पैलेस्टीन का मेन कॉज था वो फिर भी अनरिजॉल्व ही रह गया। नाउ 1987, कल भी हमने इसकी डिस्कस किया था, पैलेस्टीन इंतिफादा अपराइजिंग, ठीक है, ये हुई थी पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में, यही वेस्ट बैंक गाजा वगैरह में, ठीक है। पैलेस्टीन पीपल रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट इजराइल आयरन हैंड पॉलिसी, ठीक है। फिर ये एंड होती है ओस्लो पीस अकॉर्ड 1993 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओस्लो पीस अकॉर्ड, राइट। इसमें कुछ प्रोमिस किए गए, पहला दैट यस पैलेस्टीन हैव ए राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। तो अब जो चीजें इधर कंट्रोल में थी दूसरों के पहले, गाजा, वेस्ट बैंक, ठीक है, ये सब अब पैलेस्टीनियंस को दे दिया गया कि यस आप अपनी एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बना लीजिए और अपने हिसाब से गवर्न कीजिए, बाकायदा प्रॉपर इलेक्शन भी करा सकते हो, इसराइल इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ओके। सो दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन, राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। नेक्स्ट, इजरायली फोर्सेज विड्रॉल फ्रॉम 6 सिटीज ऑफ द वेस्ट बैंक। तो ये वेस्ट बैंक पर जो इजरायली सिटीज का ऑक्यूपेशन था, वहां से विड्रॉल करोगे आप, आपकी आर्मी भी हटाओगे और आपकी जो सेटलमेंट्स वगैरह आपने बना रखे हैं वो भी हटाओगे। बट आप जानते हो कि आज तक इसराइल ने वेस्ट बैंक से अपने सेटलमेंट्स हटाना तो दूर, उल्टा और एक्सपेंशन किया है और ज्यादा सेटलमेंट्स बढ़ाए हैं अपने, ठीक है। तो उसने इस पॉइंट को फॉलो ठीक से किया नहीं। दूसरा, म्यूचुअल रिकग्निशन देंगे एक दूसरे को, ठीक है, यानी कि ये भी इसराइल मानेगा कि यस पैलेस्टीन इज ए स्टेट नाउ, एंड पैलेस्टीन भी मानेगा कि इसराइल इज ए स्टेट, राइट। ओस्लो अकॉर्ड 1993, बट अगेन पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। कमिंग टू 2000, यहां पर होती है सेकंड पैलेस्टीन इंतिफादा, और रीजन क्या था कि प्राइम मिनिस्टर थे इसराइल के शैरॉन, ही विजिटेड द अल अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम, ओके, दिस वाज द ट्रिगर फॉर दिस। और दूसरा रीजन था कि इसराइल का कंट्रोल अभी तक वेस्ट बैंक पे एज इट इज था, जबकि आपने ऊपर ओस्लो अकॉर्ड ने प्रॉमिस किया था यू विल विड्रॉ फ्रॉम हियर, बट इसराइल ने विड्रॉ नहीं किया। रिस्पॉन्स क्या रहा इसराइल का कि इसने बात मानना तो दूर, उल्टा कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया एक बैरियर वॉल का बिटवीन वेस्ट बैंक, ओके। मैप पे जो आपने देखी वेस्ट बैंक, वहां पर एक वॉल बनाना शुरू कर दी थी, जैसे कभी बर्लिन वॉल हुआ करती थी जर्मनी में, ऑलराइट।
तो ये और ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ती गई। इवन ये वॉल का अपोजिशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी किया था कि ये इजराइल गलत कर रहा है, यू शुड नॉट डू दिस। ओके, तो अल्टीमेटली सीज फायर हुआ एंड फिर से डिसाइड किया गया कि इजराइल विल विथड्रॉ ऑल ट्रूप्स एंड ज्यूइश सेटलमेंट फ्रॉम गाजा स्ट्रिप एज वेल एज वेस्ट बैंक। ठीक है, तो हर बार ट्रीटी हो रही है, वही बातें बोली जा रही हैं, बट इजराइल मानने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट 2008, 2008 से हमास, इसकी वॉर शुरू हो गई। अब देखिए मैप पे अगर आप देखेंगे, एक बार ऊपर चलते हैं फिर से। ठीक है, हमास कहां से परेशान कर रहा है, इस साइड से, दिस गाजा स्ट्रिप से। ठीक है, और यहाँ वेस्ट बैंक में कौन रूल कर रहा है, आपका फतेह। ठीक है, पहले पहले फतेह का इधर भी था। ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक सिविल वॉर होती है आगे चल के, और हमास इस फतेह को रिप्लेस कर देता है अराउंड 2007-8 के आसपास। ठीक है, अभी उस पर आएंगे हम, बट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो। ठीक है, और फिर 2008 से ही हमास हमास को क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है बाय यूएसए, कनाडा, एवरीवन। ठीक है, तो इजराइल कहता है हमास से तो मुझे बात करनी नहीं है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी होती तो मैं बात कर लेता। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अटैक गाजा स्ट्रिप से ही होते हैं, क्योंकि हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। 2008 में वॉर हो चुकी है इनके साथ इजराइल की, 2012 में हो चुकी, 2012 में होती है, सपोर्टेड बाय ईरान एंड कतर। सो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका सबसे बड़ा डर यही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा स्प्रेड ना हो जाए कि ईरान से लेके कतर तक सभी कंट्रीज में इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि अगर ये इन्वॉल्व होंगे तो फिर यूएसए और रशिया भी इन्वॉल्व हो ही जाएंगे, वो आपस में उनकी वैसे ही नहीं बन रही है। चलिए थोड़ा सा हमास के बारे में जान लेते हैं, ये है क्या, कहाँ से आया। देखिए, एक मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट चली थी इस रीजन में पहले, उसी का एक ऑफशूट है ये हमास। ओके, मूवमेंट तो सबसाइड हो गई, पर उसका उसका एक ऑफशूट रह गया, दैट इज हमास। और फतेह पार्टी जो कि प्रॉपर पैलेस्टीन अथॉरिटी जो बनी थी, उसमें बकायदा इलेक्शंस के थ्रू अच्छे से रूल कर रही थी। ओके, अंडर यासिर अराफात। यासिर अराफात की डेथ हो जाती है 2004 में। इसके बाद 2007 में होती है एक सिविल वॉर पैलेस्टीनियंस के अंदर ही आपस में। ठीक है, फतेह और हमास के बीच। तो यहाँ पर हमास ने कैप्चर कर लिया गाजा स्ट्रिप को, तो अब गाजा आ गया पूरा हमास के अंडर में, और फतेह ने कंट्रोल कर लिया वेस्ट बैंक को। ठीक है, नाउ दिस हमास वाज डिक्लेयर्ड एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे हर वॉर के बाद एक्सपेंशन, ये ग्रीन में आप देख रहे हो, पहले ये पूरा पैलेस्टीनियन टेरिटरी थी। ठीक है, ये छोटे छोटे ब्लू पॉकेट्स बने हैं ना यहाँ पे, सिर्फ ये इसराइल को दिए जा रहे थे, जूइश स्टेट को, कि आप रह सकते हैं यहाँ। बट आपने जबरदस्ती उन पे 1948 में अटैक कर दिया, वॉर इम्पोज कर दिया, एंड सी उसने कितना एरिया कैप्चर किया, ऑब्वियसली विद सपोर्ट ऑफ यूएसए एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस। ठीक है, 67 में आपने फिर अटैक की, और ये जो आप ये बॉर्डर देख रहे हैं ना, ये बॉर्डर रीजन, ये दिस वन ब्राउनिश कलर में, देखिए, ये जो बॉर्डर रीजन है, इस पे कंट्रोल नहीं था पहले इसराइल का, बट यहाँ पे कंट्रोल आ गया, और फिर कंट्रोल आने के बाद उसने बहुत ज्यादा चेक पॉइंट्स वगैरह बना दिए। ठीक है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी एनहांस कर दी, और इसी पे कंप्लेन किया जाता है कई बार यहाँ पर इजरायली फोर्सेस ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती हैं पैलेस्टीनियंस सिटीजन्स के साथ। ओके, इसकी बाकी में अभी मैं बात भी करूंगा, काफी सारे रेजोल्यूशन भी आए ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अगेंस्ट। उसके बाद 95 में आप देखिए, अब ये जो आप ग्रीन में देख रहे हैं ना, वो है पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स। ठीक है, पैलेस्टीन लोगों के, और ये ब्लू कलर में देखिए जरा, यहाँ ये रीजन। ठीक है, ये पूरा आपका इसराइल वेस्ट बैंक में भी अपने सेटलमेंट्स बनाने लगा। ऑलराइट, और अब जरा यहाँ देखिए, ये पूरा रीजन ब्लू कलर का हो गया है। ठीक है, दिस दिस रीजन, ये। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा कंसर्न बनता चला गया आगे चल के, कि इसराइल वेस्ट बैंक में जो थोड़ी बहुत जगह दी है पैलेस्टीनियंस को, उसमें भी इंट्रूड कर रहा है। क्योंकि यही रीजन है प्रेजेंट कन्फ्लिक्ट के। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ आपको ये वेस्ट बैंक अलग से भी दिखाऊं ना, तो इसमें आप देखेंगे ये 3 एरियाज में डिवाइडेड, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। ओके, तो देखिए, जो आप ब्राउन कलर्स में देख रहे हैं, दिस एंड छोटे छोटे पॉकेट्स में जो ब्राउन है, ये है जो फुल पैलेस्टीनियन के कंट्रोल में है, ये एरिया। ठीक है, उसके बाद जो आप येलो देख रहे हो, ये दिस येलो वंस, ठीक है, ये पैलेस्टीन के कंट्रोल में तो है, पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर, बट सिक्योरिटी कंट्रोल इसराइल का ही है। ठीक है, और यही इसी एरिया में, जैसे हम एरिया बी कह रहे हैं, इसी में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। ओके, क्योंकि पैलेस्टीन रह तो रहे हैं अपनी अथॉरिटी के अंडर में, बट सिक्योरिटी कंट्रोल इजरायली फोर्सेस का है यहाँ पर। और जो व्हाइट में आप देख रहे हो बाकी का एरिया, इट इज स्टिल टू बी नेगोशिएटेड, एंड जेरूसलम अगेन इट इज ऑल्सो स्टिल टू बी नेगोशिएटेड, दिस वन, ये वाला। ठीक है, इसको भी अभी नेगोशिएट करना बाकी है इनका।
क्लियर? तो यहां तक आपको इतनी हिस्ट्री समझ में आई है। तो चलिए अब हम आते हैं प्रेजेंट पे। प्रेजेंट में क्या चल रहा है और क्या नहीं। देखिए अब्राहम अकॉर्ड सबसे पहले ये जानना है 2020 में हुआ था बिटवीन इजराइल एंड यूएई प्लस बहरीन। ठीक है, इजराइल ऑन वन साइड, यूएई प्लस बहरीन ऑन दी अदर साइड। बाद में इसको सूडान और मोरक्को ने भी ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, और साथ में अमेरिका कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरेबिया जो सबसे बड़ा हैवी वेटेज रीजन का, उसकी और इसराइल के बीच में कुछ अप्रोचमेंट कराई जाए। और एग्जाम्पल इसका हम लोगों ने अभी G20 की साइडलाइन पे बनाया भी है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्योंकि एक बार जहां पर कुछ कंट्रीज का अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाता है ना, तो फिर वॉर होने के और लड़ाई होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यूरोप हजारों सालों तक लड़ा है आपस में, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, पोर्चुगल, एवरीवन फाइट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। बट यूरोपियन यूनियन जब इन्होंने बनाया ना वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर टू में इनको समझ में आ गया था कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये लड़ाई दोबारा क्यों हुई, तो इसीलिए हुई है क्योंकि आप लोग का इंटीग्रेशन नहीं है। तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू के बाद उन्होंने कहा नहीं, हम लोग एक यूनियन बन के रहेंगे। और जहां से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन शुरू हुआ, तो आज देखिए आप यूरोपियन यूनियन में लड़ाई जैसी बातें भी नहीं होती आपस में। ऑलराइट, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अगर होता है ये आईएमईसी के थ्रू, इसराइल और सऊदी का, तो इस एरिया में पीस आ सकता है। ऑलराइट, फिर ये इश्यूज इतनी बड़ी बात नहीं रह जाएंगी। तो यही एक रीजन है इस लड़ाई का कि हमास इस पूरे जो रेप्रोचमेंट प्रोसेस है, जो अब्राहम अकॉर्ड है ना, इसको डिसरप्ट करना चाहता है। वो चाहता नहीं है कि यहाँ पर इसराइल को रिकग्निशन मिले या इसराइल को अरब कंट्रीज एक्सेप्ट करें। ऑलराइट, वो नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देना चाहता रिलेशन का। तो आप कह सकते हो हमास का ये जो प्रेजेंट अटैक है, वो इस अब्राहिम अकॉर्ड, इस सऊदी इसराइल रेप्रोचमेंट, इन सबको डिस्टर्ब करने के लिए ही है। वो नहीं चाहता नॉर्मलाइजेशन हो इसराइल का और अरब स्टेट का। क्लियर? वो फर्स्ट रीजन हो गया। सेकेंड रीजन, दैट हमास वांट टू ओवरटेक पैलेस्टीनियन कॉज फ्रॉम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। वो चाहता है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अंडर दिस फतेह ग्रुप, ओके, तो मैं एक रियल वॉइस बनूं पैलेस्टीनियन कॉज की। ठीक है, इसलिए वो चाहता है, उसने ये अटैक किया है। ठीक है, पैलेस्टीन अथॉरिटी थी क्या? इट वाज काइंड ऑफ ऑफिशियल गवर्नमेंट, ऑफिशियल, ओके, जिसने साइन किया था ओस्लो अकॉर्ड, जो हमने ऊपर देखा अभी 1993 में। ऑलराइट, लेकिन आजकल क्या है कि जैसा हम लोग कहते हैं, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, बस वही हाल हुआ इनके साथ भी। आज ये पैलेस्टीन अथॉरिटी में मिस गवर्नेंस भी है, करप्शन भी है, इट हैज लॉस्ट द लेजिटिमेसी। ऑलराइट, तो हमास चाहता है कि नाउ आई विल टेक अप द पैलेस्टीनियन कॉज। नाउ दूसरा, हमास के पास सपोर्ट बहुत ज्यादा है फ्रॉम ऑल दी एक्टर्स। हिजबुल्ला जो लेबनान में बेस्ड है, ईरान और कतर। कतर बहुत फंडिंग देता है इसको, क्योंकि कल भी हमने इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस किया था ये। इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देता है, इंटेलिजेंस सपोर्ट देता है। देखिए, फोर्थ रीजन है जेरूसलम का डिस्प्यूट। क्योंकि इसराइल मानता है कि पूरा जेरूसलम मेरी कैपिटल है, जबकि पैलेस्टीन मानता है कि हमारा जब भी स्टेट बनेगा एटलीस्ट ईस्टर्न जेरूसलम हमारी कैपिटल होगा। तो जेरूसलम डिस्प्यूट को अभी तक हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए। फिफ्थ रीजन इज इलीगल इजरायली सेटलमेंट इन वेस्ट बैंक एंड ईस्टर्न जेरूसलम। आपने कई पीस ट्रीटी की, आपने कई अकॉर्ड किया, आपने क्या कहा कि हम वैकेट करेंगे वेस्ट बैंक को, ओके, बट वैकेट करना तो दूर की बात है, आपने तो और ज्यादा एक्सपेंशन कर दी है। मैंने आपको ऊपर दिखाया, ये देखिए, ये ब्लू एरिया दिख रहा है बीच में, यहाँ ग्रीन के बीच में। ठीक है, और इधर तो पूरा जॉर्डन रिवर तक इन्होंने टच कर लिया, यानी कि अब ये पहले जॉर्डन से टच होता था। ये देखिए, ये जॉर्डन रिवर जा रही है यहाँ से। ठीक है, ये ग्रीन वाला जॉर्डन जो कंट्री है यहाँ पे, उससे टच होता था। और जरा इस मैप में देखिए, ठीक है, आपने पूरा उसको कट ऑफ ही कर दिया है वहां से। ठीक है, आप जॉर्डन रिवर यहाँ से जा रही है और आपने ये बीच का रीजन पूरा ब्लू है। ऑलराइट, तो आपने वेस्ट बैंक पे अपने सेटलमेंट्स कम करने की बजाय उल्टा इंक्रीज किए, ये भी एक रीजन है इस लड़ाई का। सिक्स्थ, देयर इज स्टिल नो कंसेंसस ऑन पैलेस्टीनियन स्टेटहुड डिमांड। क्या आप स्टेट बनाओगे इसको या नहीं बनाओगे, या ये इसी तरीके से चलेगा। राइट, सेवंथ इज पॉलिटिकल डिवीजन बिटवीन पैलेस्टीनियंस देमसेल्व्स। एग्जांपल, हमास ग्रुप एंड फतेह ग्रुप। ये लोग जॉइंटली नेगोशिएट कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पैलेस्टीनियंस की डिमांड को जॉइंटली नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं ये। हमास का अलग स्टैंड है, फतेह का अलग स्टैंड है। ठीक है, और इसराइल पहले ही मना कर चुका है कि दिस हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और मैं इसके साथ नेगोशिएट बिल्कुल नहीं करूंगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट इरप्ट हुआ है, इसकी ग्लोबल रेमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं। पहला, ये पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को डिस्टर्ब कर सकता है।
अरब इसराइल रिकंसिलिएशन जो हो रहा था उसको डिस्टर्ब कर सकता है, जो ईरान सऊदी डीएनटे यानी अप्रोचमेंट किया जा रहा था उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है, और यही गोल है हमास का। ठीक है, वो चाहता ही है कि अप्रोचमेंट ना हो। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपर पावर बिल्कुल हो सकता है। यूएस ने अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया ऑलरेडी इसराइल को, और उसने अपनी नेवल शिप्स वगैरह को भी एक्टिव कर दिया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने फंडिंग कट ऑफ कर दी है पैलेस्टीन को, हम आपको कोई फंड नहीं देंगे इस वक्त, आपने पहले अटैक लॉन्च किया है, ओके, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, हमास के पास पूरा सपोर्ट है पैलेस्टीन और अरब, सभी अरब स्टेट्स का, ऑलमोस्ट सभी अरब स्टेट्स का, ओके। इवन टर्की ने भी कहा है कि देयर इज ओनली वन वे फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग पीस, दैट इज टू स्टेट सॉल्यूशन, ओके, यानी डिवीजन, पैलेस्टीन अलग स्टेट, इसराइल अलग स्टेट। और रशिया ईरान, ईरान का तो हम देख ही चुके हैं ऊपर। रशिया ऑलमोस्ट साइड में आ जाएगा क्योंकि वो खुद चाहता है कि मुझे एक आउटलेट मिले, मुझे आइसोलेट करके जो रखा गया है यूक्रेन वॉर से अब तक, तो वो खुद चाहेगा कि उसको एक आप कह सकते हो कि एक एंट्री मिले कहीं, ओके। और हमने अजरबैजान के इशू में देखा था कि वहां पर ऐसी रिपोर्ट थी कि पाकिस्तानी आर्मी एंड अफगान फाइटर दिस तालिबान, दे वर ऑन द फाइटिंग ऑन द ग्राउंड अजरबैजान की तरफ से। तो यही अफगान फाइटर्स कर को एज अ मर्सिनरीज यानी फुट लूजर्स अगर यहाँ फाइट करने आ सकते हैं, ओके, तो ये कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ सकता है सुपर पावर की इन्वॉल्वमेंट के बाद, क्योंकि यूएसए पूरा टोटल सपोर्ट करेगा, और यूएसए सपोर्ट करेगा तो रशिया अगेंस्ट ही जाता है हमेशा। नाउ डिसरप्ट द ट्रांसपोर्ट रूट एज वेल एज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसे अपकमिंग आईएमईसी, ओके, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जहां से बहुत सारा पर्शियन गल्फ से ऑयल वगैरह पास होता है, ठीक है। रेड सी पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो सकता है, स्विस कैनाल डिस्टर्ब हो सकता है, ओके। तो ग्लोबल ट्रेड वगैरह इससे हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होता है जो कि पर्शियन गल्फ में काफी भारी मात्रा में मिलता है, ओके, तो ऑयल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं, काफी इन्फ्लेशन आ सकता है इकोनॉमी में, और पूरी ग्लोबल ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है ये। ठीक है, हम आपको पता है हम भी काफी गैस इंपोर्ट करते हैं फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से ये हुआ था ना, रशिया से बहुत सारी गैस आती है, ठीक है, उससे फर्टिलाइजर बनाया जाता था, और जब ये वॉर शुरू हुई तो फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ गए थे, राइट। अब मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि इंडिया की पोजीशन क्या रही है जब से इसराइल बना है। तो 1947 में तो हमने आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो हमारा था कि रिलीजन के बेसिस पे नहीं बनने चाहिए स्टेट, तो हमने यूएन में वोट कर दिया था अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरी, ठीक है, कि यहाँ पर स्टेट बनाना चाहिए इसराइल का, तो हमने इसके अगेंस्ट वोट कर दिया था। 1964 में जब पीएलओ बना अंडर यासिर अराफात, तो हमने इसको सपोर्ट किया था, एंड नॉट जस्ट सपोर्ट किया था, वी वर द फर्स्ट नॉन अरब कंट्री टू ग्रांट रिकग्निशन टू पीएलओ, ऑलराइट। देन 1988 में वी वर द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। फिर अब मैंने आपको बताया था कि ये इस वक्त जो हमारा स्टैंड था ना, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था यूएसएसआर से भी, बिकॉज यूएसएसआर का मानना था कि इसराइल इज ए गेटवे टू यूएसए, ओके। अगर आप इसराइल के करीब जाते हो तो कहीं ना कहीं आप यूएसए का जो पावर ब्लॉक है उसकी तरफ चले जाओगे, ठीक है। लेकिन 1992 के आसपास यूएसएसआर हो गया डिसॉल्व, सोवियत वॉज डिसॉल्व एंड ब्रोकन इनटू 14 कंट्रीज, ठीक है। इसके बाद से फिर हमने अपनी पॉलिसी डिहाइफनेट की कि हम इसराइल के साथ भी मैरिट पे डील करेंगे और पैलेस्टीन के साथ भी मैरिट पे डील करेंगे, ऑलराइट। हमने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए इसराइल के साथ यहाँ पर, ठीक है। इसराइल ने हमें कारगिल वॉर में काफी सपोर्ट भी किया 1999 में, ठीक है, विद प्रिसीजन मिसाइल्स फॉर आवर एयरक्राफ्ट, ओके। इसके अलावा अभी हम प्रेजेंट में ही बराक मिसाइल जो खरीदते हैं वो इसराइल के साथ ही खरीद रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम लोग काफी कॉपरेशन कर रहे हैं आपस में। देन 2011 में हमने फिर एक गलती की कि हम वी वोटेड इन फेवर ऑफ पैलेस्टीन एज फुल मेंबर ऑफ यूनेस्को, नॉट दिस वन, नॉट द मिस्टेक, ये तो ठीक है, चलो ये हमने किया। हमने 2014 में क्या किया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आया था कि इसराइल ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है गाजा में, ठीक है, और हमने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर दिया था, मतलब हमने इसराइल के अगेंस्ट वोट कर दिया, ओके। तो ये गलती हुई थी हमसे। फिर 2015 में हमने इस गलती को सुधारा एंड फाइनली भी एब्सटेन कि हम ना यस कह रहे हैं ना नो कह रहे हैं। अब प्रेजेंट में जो इशू चल रहा है उसका शॉर्ट में देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि ये तो आपके साथ मिस ट्विंकल गोयल न्यूज़पेपर में भी डिस्कस करेंगी, मुझे आपको मेनली हिस्ट्री बतानी थी इस पूरे इशू की। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, तो ये बहुत ही डिप्लोमेटिक टाइट स्पॉट में डाल देता है इंडिया को, ठीक है, कि हम अरब्स के साथ डील करें, क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम से हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग बन रही थी यूएई वगैरह के साथ, ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ। जब कश्मीर इशू से हमने कश्मीर में हमने 370 हटाया आर्टिकल, किसी कंट्री ने हमें क्रिटिसाइज नहीं किया अरब की, जो कि माना जाता था कि क्रिटिसाइज करेंगे, पर उन्होंने नहीं किया, ठीक है। दूसरी तरफ हमें यूएस के भी बहुत ज्यादा करीब जा रहे हैं, इसराइल के भी हम बहुत करीब हैं, क्योंकि हमने एक I2U2 करके इनिशिएटिव भी बनाया है, राइट। इंडिया, इसराइल, यूएई, यूएसए, ठीक है, काफी टेक्नोलॉजी पे कॉपरेशन करेंगे इस प्रोजेक्ट में हम लोग, ठीक है। तो ये एक डिप्लोमेटिक टाइट स्पॉट में डाल देता है इंडिया को कि अब कैसे करें, हम साइड ले नहीं सकते किसी एक का, क्योंकि अरब स्टेट का ऐसा है वो खुल के साइड ले सकती है, यस वी आर दे आर विद पैलेस्टीन,
यूएसए खुल के साइड ले सकता है, ही इज विद इसराइल, फ्रांस, ब्रिटेन, दे कैन टेक दिस साइड, बट इंडिया का काफी डायलेमा है। आज तक हमने यूक्रेन इशू पर भी कभी क्लियर स्टैंड नहीं लिया, हमने कहा आप डिप्लोमेटिकली पीसफुल मीन से सॉल्व कर लीजिए। दूसरा, क्योंकि पूरा ऑयल और गैस का डिसरप्शन हो सकता है और हम लोग 70% इम्पोर्ट करते हैं वेस्ट एशिया से, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं इंडिया में। ओके, और 2024 इज एन इलेक्शन ईयर, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। ऑलराइट, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारे इंपोर्ट बहुत कॉस्टली हो जाएंगे और एक्सपोर्ट और रिड्यूस हो जाएंगे, जो कि हम वेस्ट एशिया में काफी सारे एग्रीकल्चर एग्री एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, राइस वगैरह। तो इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, और करंट अकाउंट डेफिसिट जब बढ़ता है तो आप याद रखिए, जब भी इकोनॉमी में, किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या करंट अकाउंट डेफिसिट टाइप की चीजें बढ़ेंगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग गिरती है, तो एफडीआई एफआईआई का फ्लो और कम हो जाएगा हमारे यहाँ आना। ऑलराइट, उसके अलावा ऑलमोस्ट 3 मिलियन हमारे इंडियंस रहते हैं वहां पर, तो उनकी सेफ्टी एक इशू बनती है हमारे लिए कंसर्न, और वहां से ऑलमोस्ट रेमिटेंस आते हैं $40 बिलियन के हर साल। ऑलराइट, एंड वी आर नंबर 1 इन रेमिटेंसेज, इवन अहेड ऑफ चाइना। तो अब देखते हैं कि फिर सॉल्यूशन क्या है, करें तो करें क्या। तो आप एक चीज कर सकते हो, 2002 में सऊदी अरेबिया ने एक प्रपोजल दिया था ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अरब स्टेट्स कि अगर इसराइल इसको मान लेता है तो मैं गारंटी देता हूं कि पूरे अरब स्टेट भी मान लेंगे। तो उसको कहा गया था अरब पीस इनिशिएटिव ऑफर इन 2002। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि ठीक है, आप पैलेस्टीन को, जो उसकी टेरिटरी थी 1967 के टाइम तक, 1967 की जो वॉर हुई थी ना, तब तक जो टेरिटरी पैलेस्टीन के पास थी, आप उस टेरिटरी में उसको अपना स्टेट बनाने दीजिए। ओके, उसको एक स्टेटहुड दे दीजिए उतनी टेरिटरी में, और बदले में हम सभी अरब स्टेट इसराइल को रिकग्निशन दे देंगे। ऑलराइट, बट इसराइल ने ये माना नहीं। ठीक है, तो ये एक सोल्यूशन है पहला। दूसरा, यूएनएससी को इसमें स्टेप अप करना चाहिए, यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अगर आपने डिवीजन किया तो ये पूरा रीजन एक थिएटर बन जाएगा वॉर का वेस्ट एशिया में, और पूरा ऑयल एंड गैस, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी यहाँ इस पे डिपेंड करती है, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, तो यूएनएससी के जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, दे शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन दिस इशू एट लीस्ट, स्पेशली रशिया एंड चाइना। ठीक है, हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सबने मिलकर उसको डेजिग्नेट किया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट शुड बी क्रश डाउन। इसमें डिवीजन अफोर्ड नहीं कर सकता यूएनएससी। नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू यूएन रेजोल्यूशन 2334। तो ये क्या है? देखिए, 2334 रेजोल्यूशन कहता था कि इसराइल को अपने इलीगल सेटलमेंट हटाने होंगे वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम से, जो कि इसराइल ने फॉलो नहीं किया है, बट अब उसको फॉलो करना जरूरी है अगर आप यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग पीस चाहते हो। नेक्स्ट, फॉलो द आईसीसी रूलिंग ऑफ February 2021, ज्यादा पुरानी भी नहीं है, ओके, अभी की है। इस रूलिंग में कहा गया था कि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसको परमिशन होनी चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके किसी भी तरह के वॉर क्राइम्स जो पैलेस्टीन टेरिटरीज में किए गए हैं बाय इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट, इंडिया कैन एक्ट एज ए मीडिएटर, और ये फैक्ट है, अगर कोई मीडिएट कर सकता है इस इशू में न्यूट्रल होकर तो वो इंडिया ही कर सकता है। ऑलराइट, क्योंकि ईरान वगैरह है, सऊदी अरब है, रशिया है, okay, China hai, they all will go against USA, these two especially, all right, and these two, Iran is already supporter of Hamas, okay, Saudi अभी रिलेशन नॉर्मल हुए नहीं है इसराइल के साथ। दूसरी तरफ यूएसए है, ब्रिटेन है, ऑल दीज आर, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड इसराइल। ओनली इंडिया इज वन कंट्री जिससे कहीं ना कहीं न्यूट्रल माना जा सकता है, और इंडिया ने अपनी न्यूट्रलिटी ऐसा नहीं कभी शो नहीं की है। कोरियन वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया ने मीडिएशन में। ठीक है, हमने पीस कीपिंग फोर्सेस में वहां पर हेल्प की थी, मेडिकल एड वगैरह सब में हमने किया था। इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल प्रिंट किया था और उसमें लिखा था कि दिस कोरियन इशू कैन अलोन बी सॉल्व इन माइंड ऑफ वन पर्सन, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, दैट टाइम इन 1954। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि हमें ये मीडिएशन का एक्सपीरियंस नहीं है। राइट, सो ये थी पूरी हिस्ट्री अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट की। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से ले लेना, वैसे मैं हमेशा आप लोग कहता हूँ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, वही आपके काम आएंगे। ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मैंने इसको, आई नो ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन मैंने इसको थॉरोली कवर किया है पूरी तरह से। ओके, सो बाकी जो भी न्यू डायमेंशंस आएंगे वो मिस ट्विंकल गोयल आपके साथ डिस्कस करती रहेंगी न्यूज़पेपर में, मुझे आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बतानी थी। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो एंड आपका नॉलेज इंक्रीज हुआ हो। So thanks for joining this session. Have a great day and keep learning.